साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है अंतरिम बजट 2024-25 के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और जिनसे आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। चूंकि यह अंतरिम बजट, देखिए, यह पूर्ण बजट नहीं है। जिस वर्ष में लोकसभा का चुनाव होना होता है, उस वर्ष जो है पूर्ण बजट नहीं प्रस्तुत किया जाता, बल्कि अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है। चूंकि 2024 में आपका लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए जो है यह अंतरिम बजट है 2024-25 का। तो यह जो टॉपिक है, यह आपका विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो पीडीएफ उपलब्ध कराया गया है, वहां से इस टॉपिक को लिया गया है। और इस वीडियो में हम लोग जो है अंतरिम बजट में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं या जो भी चीजें इसमें बताई गई हैं, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि बजट होता क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट को सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है। यदि आप संविधान में देखें तो संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द की चर्चा नहीं की गई है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहां लिखा भी गया है कि गौरतलब है कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ये जो बजट होता है, यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। संघीय बजट को जो है राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, राजस्व बजट में क्या होता है? राजस्व बजट में सरकार की कर और गैर कर, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल, तो कर और गैर कर राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय का उल्लेख होता है। ठीक है। जबकि पूंजीगत बजट में क्या होता है? सरकार की पूंजीगत पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान का ब्यौरा होता है। बजट को तैयार कौन करता है? देखिए, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का विभाग जो है, वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों का जो विभाग है, यह बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी नोडल निकाय होती है। एक वर्ष का बजट आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। यह मोटे तौर पर विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और इस काम में लगे विभाग के प्राधिकारियों की ओर से दिए गए व्यय या भुगतान और प्राप्तियों के विस्तृत अनुमान के आधार पर तैयार किया जाता है। बजट को नकदी के आधार पर तैयार किया जाता है, अर्थात किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान उचित मंजूरी के तहत वास्तव में जो कुछ भी प्राप्त होने या भुगतान होने की उम्मीद है। बजट की प्रस्तुति के बारे में बात करें, राष्ट्रपति जो होते हैं प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण पेश कराता है। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, भाग एक और भाग भाग बी ए और भाग बी, इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बजट का भाग ए में क्या होता है? बजट के भाग ए में जो होता है आपका, यह बजट का समष्टि आर्थिक इंग्लिश में कहें तो माइक्रो इकोनॉमिक भाग होता है। इसके तहत सरकार की अलग अलग योजनाओं और प्राथमिकताओं की घोषणा की जाती है। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों के लिए निधि भी आवंटित की जाती है। जो फंडिंग दी जाती है वो इसी के तहत की जाती है। बजट का जो भाग बी होता है, ये क्या है? यह वित्त विधेयक संबंधित होता है। इसमें आयकर संबंधी संशोधन और अप्रत्यक्ष कर जैसे कराधान प्रस्ताव शामिल होते हैं। अब देखिए, बजट में पेश किए जाने वाले प्रमुख दस्तावेजों के बारे में बात करें। वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा संसद में पेश किए जाने वाले प्रमुख बजट दस्तावेज कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 के तहत, अनुदान मांगे अनुच्छेद 113 के तहत, वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत और एफआरबीएम अधिनियम के तहत अनिवार्य राजकोषीय नीति का विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है। इसके तहत आपका एफआरबीएम अधिनियम के तहत जो अनिवार्य राजकोषीय नीति का विवरण है, इसमें समष्टि आर्थिक रूपरेखा विवरण, जिसे इंग्लिश में कहें तो माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, दूसरा है मध्यावधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीतिगत कार्य योजना संबंधी विवरण, इंग्लिश में कहें तो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। देखिए, बजट के साथ कुछ अन्य व्याख्यात्मक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाते हैं। ये दस्तावेज क्या है? जैसे व्यय बजट, प्राप्ति बजट, व्यय की रूपरेखा, बजट एक नज़र में, बजट 2024-25 की मुख्य विशेषताएं, बजट 2023-24 की घोषणाओं का कार्यान्वयन। अब थोड़ा सा हम लोग बजट के इतिहास के बारे में देख लेते हैं। देखिए, स्वतंत्रता से पहले की बात करें यदि हम बजट के बारे में, तो बजट पहली बार 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश भारत को भारतीय प्रशासन के हस्तांतरण के 2 साल बाद पेश किया गया था। ठीक है। बजट पहली बार 7 अप्रैल 1860 को
ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारतीय प्रशासन के हस्तांतरण के 2 साल बाद पेश किया गया था। कब ये हस्तांतरण हुआ था? ये 1858 में हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ये हस्तांतरण होता है और उसके 2 साल बाद जो है ये बजट पेश किया गया था। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। बजट प्रस्तुत करने वाले पहले वित्त सदस्य कौन से थे? तो ये इनका नाम याद रखिएगा आप, जेम्स विल्सन, ठीक है। कौन थे? जेम्स विल्सन। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बजट प्रस्तुत करने वाले पहले वित्त सदस्य कौन थे या व्यक्ति कौन थे, तो जेम्स विल्सन थे। अंतरिम सरकार के सदस्य लियाकत अली खान ने 1947-48 का बजट प्रस्तुत किया था। चूंकि अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान जो थे ये वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, ठीक है। अब स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर के शनमुखम चट्टी। इन्होंने 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया। तब से बजट की प्रक्रिया विकसित हुई है और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरी है। साथ ही बजट हमारी अर्थव्यवस्था को आकार देने में हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की क्षमताओं को भी दर्शाता है। तो ये दो चीजें हमने बात की, सुनता से पहले बजट के बारे में और सुनता के बाद बजट के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा बजट प्रक्रिया देख लेते हैं, कितने चरणों में ये बजट प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो यहाँ पे आप यदि चित्र को देखें, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 चरणों में बजट प्रक्रिया पूर्ण होती है। पहला चरण क्या होता है? बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है। फिर दूसरे चरण में संसद के दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चा होती है। फिर तीसरा चरण क्या होता है? स्थायी समितियों द्वारा अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच होती है। फिर अगले चरण में अनुदान मांगों पर लोकसभा में विस्तृत चर्चा और मतदान होता है। फिर आपका छठा चरण होता है, इसमें विनियोग और वित्त विधेयक पारित किया जाता है। तो ये आपके कुल कितने चरण हैं? कुल 5 चरण हैं। तो ये क्रम याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है आपसे परीक्षा में, ठीक है। अब हम लोग अंतरिम बजट 2024-25 पे आते हैं। देखिए, चूंकि 2024 चुनावी साल है, इसलिए सरकार ने अभी पूर्ण बजट की बजाय अंतरिम बजट पेश किया है। अंतरिम बजट क्या होता है? यह एक अल्पकालिक वित्तीय योजना होती है। इसे अगले चुनाव तक सरकारी खर्चों को कवर करने के लिए पेश किया जाता है। पूर्ण बजट के विपरीत अंतरिम बजट में केवल नई सरकार के गठन तक अल्प अवधि में सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय के अनुमान को प्रस्तुत किया जाता है। पूर्ण बजट में क्या होता है कि सरकार के राजस्व व्यय आवंटन एवं आर्थिक नीतियों के विवरण सहित सरकारी वित्त के हर पहलू को शामिल किया जाता है। देखिए, अंतरिम बजट के लिए सरकार संसद में लेखानुदान पारित कराती है। ध्यान रखिएगा, अंतरिम बजट के लिए सरकार संसद में लेखानुदान पारित कराती है। लेखानुदान के बारे में बात करें, जिसे इंग्लिश में हम लोग वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं। देखिए, लेखानुदान संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत लेखानुदान तत्काल व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से सरकार को अग्रिम भुगतान का प्रावधान करता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि लेखानुदान का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 116 के तहत, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, अब जो संविधान हमने बात की थी, बजट के 2 भाग हैं, भाग ए और भाग बी। तो सबसे पहले हम लोग भाग ए के बारे में बात कर लेते हैं। अंतिम बजट 2024-25 में देखिए, बजट का विजन क्या है? 2047 तक विकसित भारत। बजट का विजन क्या है? 2047 तक विकसित भारत बनाना। यह परिकल्पना सरकार की उस समृद्ध भारत की है जो आधुनिक अवसंरचना के साथ प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए सभी नागरिकों और सभी क्षेत्रों को अपना सामर्थ्य हासिल करने के अवसर दे रहा है। बजट का विकास मंत्र क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण। समावेशन के सभी तत्वों को शामिल करना इस बजट का दर्शन है। सामाजिक समावेशिता में क्या है? समाज के सभी वर्गों के कवरेज के जरिए। भौगोलिक समावेशिता देश के सभी क्षेत्रों के विकास के जरिए, ठीक है। देखिए, यहां पर क्या है? सबका साथ सबका विकास, समग्र सबका समग्र विकास। वहीं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, मतलब सबका साथ सबका विकास से हम आगे बढ़े सबका साथ सबका विकास और फिर सबका विश्वास। इसमें सबका प्रयास द्वारा समर्थित जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी, लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी और विविधता अर्थात डाइवर्सिटी की ट्रिनिटी अर्थात 3D की बात की गई है। और 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है। इस बजट में फोकस क्षेत्र क्या है? तो 4 प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं। कौन कौन से? पहला है गरीब,
दूसरा है महिलाएं, तीसरा है युवा युवा या अमृत पीढ़ी, चौथा है अन्नदाता या किसान। फोकस क्षेत्रों में प्रमुख उपलब्धियां क्या है? सबसे पहले फोकस क्षेत्र चार चार में से कौन सा है? गरीब है। तो देखिए, गरीबी उन्मूलन, 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति मिली है, ऐसा कहा गया जा रहा है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, पीएम जनधन खातों के उपयोग से 34 लाख करोड़ रुपए के डीबीटी के जरिए सरकार को 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। पीएम स्वनिधि की बात करें तो 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सहायता प्रदान की गई है। 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को तीसरी बार क्रेडिट मिला है। पीएम जनमन योजना की बात करें तो इसकी सहायता से विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों तक पहुंचने में मदद मिलती है। ध्यान रखिएगा, पीएम जनमन योजना किससे संबंधित है? तो ये विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों से संबंधित योजना है। तो ध्यान रखिए, कई बार मिलान करने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान की जा रही है। ध्यान रखिए, कितने व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को? 18 व्यवसायों में। तो ये संख्या याद रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब जो गरीब के बाद दूसरा क्या है फोकस क्षेत्र? महिलाएं हैं। तो महिलाओं के लिए क्या किया गया है? महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 30 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है। 30 करोड़ रुपए, कितने का? 30 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है मुद्रा योजना के अंतर्गत। पिछले 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन में 28% की वृद्धि हुई है। स्टेम स्टेम कोर्स में लड़कियों और महिलाओं का नामांकन 43% है। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे अधिक है। यह आंकड़ा जो है दुनिया में सबसे अधिक है। वहीं 3 तलाक को गैर कानूनी बनाकर महिलाओं की गरिमा की सुरक्षा की गई है तथा लोकसभा एवं लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित रखने के लिए या आरक्षित करने के लिए 128वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ये केवल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए, ये राज्यसभा के लिए नहीं है, ना ही राज्य विधान परिषद के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 70% से अधिक मकान महिलाओं को एकल या संयुक्त मालिकों के रूप में प्रदान किया गया है। अब तीसरा फोकस क्षेत्र से पहले यहाँ पे थोड़ा देखें एक आंकड़े को। महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि भी हुई है, जहां 2017-18 में यह भागीदारी अनुपात जो है 23.3 था, वहीं 2022-23 में 37.0 है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा जो फोकस क्षेत्र है युवा या यूथ या अमृत पीढ़ी, इसके लिए क्या किया गया है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत कर रही है। वहीं पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है और बच्चों का समग्र एवं चौमुखी विकास किया जा रहा है। कौशल भारत मिशन 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, 54 लाख के युवाओं के कौशल को अपग्रेड किया गया और 3000 नए आईटीआई की स्थापना की गई। उच्चतर शिक्षा हेतु नए संस्थान 7 आईआईटी, 16 ट्रिपल आईटीज, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। पीएम मुद्रा योजना की बात करें, कुल मिलाकर के 22.5 लाख करोड़ रुपए 22.5 लाख करोड़ रुपए के 43 करोड़ लोन स्वीकृत किए गए हैं। फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजना युवाओं की सहायता करने एवं उन्हें रोजगारदाता बनाने के लिए ये किया गया। वहीं खेलों में युवाओं के बारे में बात करें, 2023 में एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों की पदक तालिका में अब तक का सबसे बेहतरीन स्थान हासिल हुआ है। 2023 में शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों प्रागानंद ने मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के विरुद्ध कड़ी चुनौती पेश की। वहीं भारत में वर्तमान में 80 से अधिक शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, जबकि 2010 में इनकी संख्या 20 से कुछ ज्यादा थी। ठीक है, तो इसे भी जो है एक उपलब्धि बताया गया है सरकार के द्वारा। अन्नदाता, जो आपका अगला फोकस क्षेत्र है वो है अन्नदाता या किसान। इनके लिए क्या किया गया? पीएम किसान सम्मान योजना, इसके तहत लघु एवं सीमांत किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पीएम फसल बीमा योजना, 4 करोड़ किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार 1361 मंडियों को एकीकृत कर दिया गया है और इसमें 3 लाख करोड़ रुपए मूल्य का कारोबार हो रहा है तथा 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं मिल रही हैं। अन्य उपाय जैसे किसान केंद्रित नीतियां, आय सहायता, मूल्य और बीमा समर्थन के माध्यम से जोखिमों का कवरेज, स्टार्टअप के माध्यम से प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं
अमृतकाल के लिए जो रणनीति है, इसमें सतत विकास के लिए क्या किया जा रहा है, इसको देखते हैं। तो 2070 तक नेट जीरो हासिल करने की प्रतिबद्धता। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, लाइन याद रखना कि 2070 तक नेट जीरो हासिल करने की प्रतिबद्धता। इसके लिए क्या किया जाएगा? पवन ऊर्जा के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की जा रही है। कोयला गैसीकरण एवं द्रवीकरण क्षमता की स्थापना। सीएनजी, पीएनजी और संपीड़ित बायोगैस का चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य सम्मिश्रण। बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता। छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए क्या किया जा रहा है? 1 करोड़ घरों के लिए प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई बसों को अपनाना। विनिर्माण और चार्जिंग अवसंरचना का समर्थन करके ई वाहन परिवेश को मजबूत करना। पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का समर्थन करने के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग। पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का समर्थन करने के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री संबंधी नई योजना शुरू की जाएगी। वहीं कुछ अब तक की उपलब्धियों के बारे में यदि बात करें तो देखिए, पीएम यूआई का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे गए। वहीं 36.9 या 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब, 72.2 लाख एलईडी ट्यूबलाइट बांटे गए। उजाला 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 का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे आपका? तो उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लीड एलईडीज फॉर ऑल। तो उजाला के तहत 23.6 लाख ऊर्जा कुशल पंखे वितरित किए गए हैं। एसएनएलपी के तहत 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई। एसएनएलपी का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका क्या? स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम। गैर जीवाश्म ईंधन की स्थापित ऊर्जा क्षमता 2004 के 30.4 से बढ़ करके 2023 में कितनी हो गई है? 43.9। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गैर जीवाश्म ईंधन की स्थापित ऊर्जा क्षमता वर्तमान में कितनी है? 43.9% है, जो कि 2004 में कितनी थी? 30.4% थी। आगे बढ़ते हैं, बुनियादी ढांचा और निवेश के बारे में बात करें तो देखिए, पीएम गति शक्ति के तहत 3 प्रमुख रेल कॉरिडोर कार्यक्रमों को लागू करना ताकि लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार हो सके और लागत कम हो सके। द्विपक्षीय निवेश संधियों के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा देने पर वार्ता की जाएगी। साथ ही उड़ान योजना के तहत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का व्यापक विकास किया जाएगा। और मेट्रो रेल और नमो भारत के माध्यम से शहरी परिवर्तन को बढ़ावा देना। मेट्रो रेल और नमो भारत के माध्यम से शहरी परिवर्तन को बढ़ावा देना। अब हम लोग थोड़ा सा अब तक की उपलब्धियों को देखें, जैसे पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी। तो आप देखें, फाइनेंशियल ईयर 2018 से लगातार ये जो आपका पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी है वो लगातार क्या है? बढ़ती ही जा रही है। ठीक, कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है या कंस्टेंटली लगातार बढ़ रही है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है? लगातार आप देखें तो ग्राफ के माध्यम से लगातार बढ़ रही है। एफडीआई अंतर्वाह जो है दोगुना हो गया है, जो कि 2005 से 2014 में ये 298 था, वहीं 2014 से 2023 में ये 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं समावेशी विकास के बारे में। तो समावेशी विकास के लिए क्या क्या कार्यक्रम है? जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम, इसमें राज्यों को तेजी से विकास और रोजगार सृजन में सहायता करेगा। यह पूर्वोत्तर का विकास कार्यक्रम, पूर्वी क्षेत्र और वहां के लोगों को भारत के विकास के शक्तिशाली चालक बनाना। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया। वहीं मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की शुरुआत की जाएगी। मौजूदा अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके और अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर के, ठीक है, 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों के लिए। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, देखिए, कार्यान्वयन में तालमेल के लिए विभिन्न योजनाओं को एक व्यापक कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा तथा बेहतर पोषण उपलब्ध करा करके बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने में तेजी लाई जाएगी। टीकाकरण के प्रबंधन के लिए तैयार किया गया नया यूविन प्लेटफॉर्म और मिशन इंद्रधनुष को पूरे देश में तेजी से आरंभ किया जाएगा। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल के विस्तार हेतु सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और
सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा। अब तक की उपलब्धियों में अन्य को देखें तो देखिए, आकांक्षी जिलों में समावेशी विकास के बारे में कितने आकांक्षी जिले हैं? 112 हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, परसेंटेज के रूप में यदि आप देखें तो पहली तिमाही के भीतर प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत महिलाओं का जो परसेंटेज है अक्टूबर 2023 में, वो कितना है? 89%, जबकि 2018 में कितना था? 68%। वहीं प्रति लाख जनसंख्या पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत नामांकन की संख्या यदि बात करें 2018 में जहां ये 1737 था, वहीं आपका अक्टूबर 2023 में जो है ये 13,195 है। ठीक है। अब PMAY के लिए आवंटन बढ़ाया गया। PMAY का मतलब क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए, जो 2023-24 में जो आवंटन 79,590, मतलब 79,590 करोड़ था, वही अब आपका 2024-25 में बढ़कर कितना हो गया? 80,671 करोड़। ठीक है, 80,671 करोड़ है। अब आगे बात करते हैं कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के बारे में। इसके संबंध में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है? जैसे पहला, फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी एवं सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना, जैसे उपज एकत्रीकरण, आधुनिक भंडारण, कुशल आपूर्ति श्रृंखला, प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण एवं विपणन और ब्रांडिंग। सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो DAP के उपयोग का विस्तार किया जाएगा। आत्मनिर्भर तिलहन अभियान, तिलहन के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी। वर्क पॉलिसी तैयार की जाएगी। वहीं खुरपका और मुंहपका रोगों को नियंत्रित करने तथा दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने तो डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। आपसे प्रश्न है कि आपको बताना है कि खुरपका और मुंहपका रोग जो है, जो जानवरों में होता है, किसकी वजह से होता है? आप इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जलीय कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जा सके, निर्यात को दोगुना किया जा सके एवं रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सके। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो भी योजना है, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप चाहे तो जो योजना है उसको नाम लिखते जाइए और उसके आगे सर्च करके आप जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया इसको आप अवश्य नोट कर लें, क्योंकि कई बार परीक्षा में जो है योजनाओं को किस वर्ष प्रारंभ किया गया है इसको मिलान करने के लिए पूछा जाता है, तो ये आपके लिए काफी सहायक होगा। आगे चलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। ब्लू इकोनॉमी 2.0 को बढ़ावा देना, जलवायु के अनुकूल कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत और बहुक्षेत्रक दृष्टिकोण के साथ तटीय एक्वाकल्चर और मॉरिकल्चर की एक योजना शुरू की जाएगी। अब तक की उपलब्धियों में अन्य चीजों को देखें, जैसे नीली क्रांति के लिए जो आवंटन में बढ़ोतरी कितनी हुई है? 2023-24 में जो 2025 था उसे 2024-25 में बढ़ा करके 2,352 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं PM सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण योजना के लिए जो आवंटन बढ़ोतरी हुई है, उसको यदि आप ग्राफ के माध्यम से देखें तो 2023-24 में ये 639 करोड़ था, वहीं 2024-25 में 880 करोड़ रुपए हो गया है। पर्यटन के संदर्भ में देखें, देखिए, राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का समग्र रूप से विकास करने, वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर पर्यटन केंद्रों की रेटिंग के लिए की रूपरेखा स्थापित की जाएगी तथा पर्यटन विकास के वित्त पोषण के लिए राज्यों को समान आधार पर ब्याज मुक्त दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जाएगा। लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों के लिए बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की लोकेशन के बारे में आप काफी ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद यहां पर जो आपकी 10 डिग्री और 9 डिग्री और 8 डिग्री जो चैनल है, उस चैनल को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि लक्षद्वीप काफी चर्चा में रहा है। तो आपका 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल पूछा जा सकता है। इसी के साथ आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है आपका 10 डिग्री चैनल वो भी पूछ सकता है। उसका संबंध जो है आपका अंडमान निकोबार से है 10 डिग्री चैनल का, जबकि 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल का संबंध आपका लक्षद्वीप से है। तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है और 8 डिग्री चैनल जो है वो किसको अलग करती है। आगे चलते हैं कुछ अन्य उपायों के बारे में। देखिए, लखपति दीदी का लक्ष्य जो है, जो पहले 2 करोड़ था, 2 करोड़ लोगों को लखपति दीदी बनाना, मतलब जिनकी इनकम जो है 1 लाख से ऊपर हो जाए।
तो उसको बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिया गया है। लखपत दीदी का तात्पर्य है कि स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप की ऐसी महिला सदस्यों से है जो प्रति परिवार प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए का स्थायी आय अर्जित करती हैं 1 साल में। ठीक है, तो इसको इन्हें ही लखपति दीदी कहा गया है। ठीक, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, यहां ध्यान रखिएगा 1 साल में 1 लाख का जो है स्थायी आय अर्जित करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना है। और ये संख्या कितने लोगों की है? लखपत दीदी की पहले 2 करोड़ की थी, अब उसका लक्ष्य रखा गया 3 करोड़। अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। रक्षा उद्देश्यों और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए डीप टेक प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने हेतु एक नई योजना शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार, देखिए विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्यों में समृद्धि और विकास के अनेक समर्थनकारी सुधार किए जाने की जरूरत है। इसके लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है। सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए भी कदम उठाए गए। इसके लिए क्या किया गया? तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारण उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने एवं विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। अब हम लोग बजट के भाग बी के बारे में बात करते हैं। इसमें हम लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को देख लेते हैं। प्रत्यक्ष कर के बारे में बात करें तो पिछले 10 वर्ष में कर संग्रह जो है वो 3 गुना से अधिक हो गया है। ये ध्यान रखिए, फैक्ट महत्वपूर्ण है कि पिछले 10 वर्षों में कर संग्रह 3 गुना, कई बार प्रश्न पूछ सकता है कि 3 गुना, 2 गुना, 1.5 गुना, 4 गुना, कितना? तो 3 गुना बढ़ा है। ठीक है, टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 2.4 गुना की, 2.4 टाइम्स की या 2.4 गुना की वृद्धि हुई है। टैक्स रिटर्न का प्रोसेस करने का औसत समय जो 2013-14 में 93 दिन का था वो घट करके 2023-24 में कितना हो गया? 10 दिन हो गया है। तो इस तरह के आंकड़े आप याद रखिएगा। 7 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं पर कोई कर देनदारी नहीं होती है। खुदरा व्यवसायों के लिए प्रिजमिटिव कराधान की सीमा जो है वो 2 करोड़ से बढ़ा करके 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। मौजूदा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30% से घटा करके 22% और नई विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% कर दी गई। तो ये टैक्स रेट याद रखिएगा कि कॉर्पोरेट टैक्स की दर जो मौजूदा कंपनियां हैं उनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर कितनी है? 30 से घटाकर 22 किया गया है, जबकि नई विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% कर दिया गया है। करदाता सेवाओं में सुधार किया गया है। इसके लिए क्या किया? जैसे फेसलेस असेसमेंट और अपील की योजना लाई गई है। टैक्स रिटर्न पहले से भरना और नया फॉर्म 26AS को लाया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा अप्रत्यक्ष कर के बारे में बात करें। वित्त वर्ष 2024 में औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह दोगुना होकर के 21.66 लाख करोड़ रुपए हो गया। यहाँ ध्यान रखिएगा जो जीएसटी है आपको क्या है? वो अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी के लागू होने के बाद की अवधि 2017 2023 में 2017 में लागू हुआ था। 2017 से 2023 में राज्यों में कर उछाल टैक्स बाउंसी देखा गया है। यह 2012 से 2016 की अवधि में 0.72 था जो बढ़ करके 2017 से 2023 में 1.22 हो गया है। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की लॉजिस्टिक लागत एवं उनकी कीमतों में कमी आई है। 2019 से इंपोर्ट रिलीज टाइम में कमी आई है। ये कहाँ कहाँ कैसे कमी आई है? देखिए, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो पर 47% कम हुआ है जो इंपोर्ट रिलीज टाइम है। वहीं एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स पर 28% कम हुआ है। समुद्री बंदरगाहों पर 27% कम हुआ है। टैक्स आर्बिट्राज और चुंगी को समाप्त करके आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाया गया है। ठीक है, अब कर प्राप्तियों का समग्र रुझान देखें। देखिए, सकल कर प्राप्तियां, तो सकल कर प्राप्तियां जो है आप देखें 2022-23 में कितना था? 11.2%। 2023-24 में जो बजट अनुमान रहा था 11.1। फिर आपका 2023-24 में संशोधित अनुमान आया, ये तो बजट अनुमान था, संशोधित अनुमान जो आता है आपका वो 11.6 था, जबकि 2024-25 में जो बजट अनुमान है वो कितना है? 11.7 का है। वहीं प्रत्यक्ष कर की बात करें, प्रत्यक्ष कर 2022-23 में आपका 6.1 था। फिर आपका 23-24 में जो बजट अनुमान था वो 6 था और संशोधित अनुमान में आपका ये 6.6 और फिर आपका 2024-25 में 6.7। इसी प्रकार से अप्रत्यक्ष कर को देखें 2022-23 में ये कितना था? 5.1%। बजट अनुमान में भी ये आपका 2023-24 के बजट अनुमान में 5.1 ही था और आपका 2023-24 के संशोधित अनुमान में घटकर कितना हो गया? 5% अप्रत्यक्ष कर। और आपका
2024-25 में 4.9%। तो आप देखें, जो डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर, इसकी हिस्सेदारी बढ़ रही है, और जो अप्रत्यक्ष कर है उसकी हिस्सेदारी क्या हो रही है, घट रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कर प्रस्ताव के बारे में। कराधान में निरंतरता के लिए स्टार्टअप और सॉवरेन वेल्थ फंड या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश के लिए कुछ कर लाभ तथा कुछ आईएफएससी यूनिट्स के लिए कर छूट को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। बकाया प्रत्यक्ष कर को माफ किया गया किस प्रकार से? वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि के लिए 25,000 रुपये तक, वित्त वर्ष 2011 से 15 तक की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक, और इससे लगभग 1 करोड़ करदाताओं को लाभ होने की उम्मीद है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, आयात शुल्कों, कॉर्पोरेट करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखा गया है। अब बात कर लेते हैं कि बजट में रुपया आता कहां से और रुपया खर्च कहां होता है। तो देखिए, यहां पर 1 रुपये या 100 पैसे को परसेंटेज में बांटा गया है। देखिए, तो जो 100 पैसे का हिसाब की बात करें या 1 रुपए की, तो उसका 19% जो है वो आयकर से आता है, इनकम टैक्स से आता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त उधार और अन्य देयताओं से 28%, गैर कर प्राप्तियों से 7%, गैर कर प्राप्तियों से 7%, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से 1% आता है, सीमा शुल्क से 4%, जीएसटी और अन्य करों से 18%, निगम कर से 17%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5%। यहाँ पे आपको कई बार जो है इसको क्रम लगाने के लिए कह देता है। देखिए, सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त होता है, आपका रुपया कहाँ से आता है? उधार और अन्य देयताओं से 28% आता है। फिर दूसरे नंबर पे आयकर से, इनकम टैक्स से। ठीक है, सबसे नंबर 1 पर कहाँ से आता है पैसा? उधार और अन्य देयताओं से 28% है, आयकर से 19% है। फिर तीसरे नंबर पे आप देखें तो जीएसटी और अन्य कर 18%। तीसरे नंबर पे आप चौथे नंबर पे निगम कर आता है, चौथे पे आपका निगम कर आता है 17%। इसके बाद आपका गैर कर प्राप्तियां हैं 7%। फिर इसके बाद क्या आएगा? केंद्रीय उत्पाद शुल्क 5%। फिर आपका सीमा शुल्क 4%, और फिर सबसे लास्ट में आपका क्या जाएगा? गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां 1%। अब प्रश्न उठता है, रुपया खर्च कहां होता है? तो देखिए, यहां पर सबसे अधिक रुपया कहां खर्च हो रहा है? सबसे अधिक देखिए, ब्याज भुगतान के रूप में 20%, और इतना ही पैसा आपका करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है। तो दोनों में परसेंटेज सेम है, ध्यान रखिएगा। ब्याज भुगतान 20% ब्याज भुगतान में, और 20% ही आपका करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। तो दोनों का जो परसेंटेज वो है बराबर है। इसके बाद जो आपका आता है सबसे बड़ा खर्च, वो कौन सा है? आपका केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 16%। इसके बाद आपका आ जाता है अन्य व्यय 9%। ठीक है, देखिए, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 8% है, और 8% वित्त आयोग और अन्य से संबंधित अंतरण के लिए है, और 8% आपका रक्षा के लिए है। फिर सब्सिडी के लिए 6% है, और पेंशन के लिए 4%। तो ये परसेंटेज याद रखिएगा। कई बार ये क्या होता है, परसेंटेज मिलान के लिए, जैसे आप देखें पीसीएस 2023 के परीक्षा में जो है आपका परसेंटेज का मिलान करने के लिए पूछा था। आगे बढ़ते हैं, घाटे के वित्त पोषण का स्रोत क्या है? जो घाटे का उसका वित्त पोषण कैसे होता है? देखिए, अल्पकालिक उधारी के रूप में, यहाँ पे ये जो कलर है इससे बताया गया, ये अल्पकालिक उधारी है। ये वाला कलर अल्प बचतों की तुलना में प्रतिभूतियां हैं, राज भविष्य निधियां हैं। अन्य प्राप्तियां जैसे घरेलू ऋण, लोक लेखा, वाह्य ऋण, नगद शेष में आहरण द्वारा कमी। तो यहाँ पर आप देखें, ये 2023 22-23 का वास्तविक बजट का अनुमान है, 23-24 में बजट अनुमान है, 2023-24 में संशोधित अनुमान है, और 2024-25 में बजट अनुमान है। तो बाजार से उधारी देखिए, तो इसमें जो बाजार से उधारी ली जाती है, जो घाटे का जो वित्त पोषण करते हैं, कहाँ से करते हैं? ये बजट बाजार से उधार लेते हैं। अब बाजार से उधार किस प्रकार का होता है? देखिए, जो पीला वाला है ये अल्पकालिक उधार होता है, पीला वाला। और ये जो आपका ऑरेंज कलर का है, ये अल्प बचतों की तुलना में प्रतिभूतियां होती हैं। तो आप यहाँ पे देखें, सबसे अधिक हिस्सा किसका होता है? अल्प बचतों की तुलना में प्रतिभूतियों की। इसके बाद दूसरे नंबर पर अल्पकालिक उधारियां आती हैं। और यहाँ यदि हम लोग 2024-25 की बात करें तो सबसे अधिक आपका कहाँ से आ रहा है? अल्प बचतों की तुलना में प्रतिभूतियां, फिर अल्पकालिक उधारी है। इसके बाद आप देखें क्या है, इसके बाद आपका वाह्य ऋण आता है, वाह्य ऋण आता है। फिर आपका, बस इतना ही क्रम याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को थोड़ा सा देखें तो देखिए, यहां पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घटते सीएडी की बात की गई, तो यहां पर आप देखें किसी वर्ष घट रहा है, किसी वर्ष बढ़, लगातार एक जैसा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे 2023 में आपका ये बढ़ा था और 2024 में ये घट गया है। इसी प्रकार घटती बेरोजगारी दर जो दिखाया गया है, 2017-18 में ये 6.1 था और ये लगातार घट रहा है, और घटते घटते आपका 2022-23 में कितना है, 3.2% है। वहीं सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में घटता जीएनपी, जीएनपी के बारे में बात करें तो यहां पर भी देखें, इसमें भी आपको उतार चढ़ाव नजर आता है। ठीक है, तो जैसे आपका 2022 जो फाइनेंशियल ईयर 2022 यहाँ पे 5.8 है, और आपका सितंबर 2023 में कितना था, 3.2 था। तो आप यहाँ पर देखें जो फाइनेंशियल 2018 इसके बाद से ये लगातार क्या हो रहा है, ये घट रहा है। ठीक, डिजिटल ट्रांजेक्शन की बढ़ती मात्रा, तो आप देखें ये लगातार बढ़ रहा है। 2018 से 2024 तक देखें तो ये लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वहीं पे यदि हम लोग बात करें औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह में वृद्धि, तो इसको भी आप देखें तो शुरुआत में ये बढ़ा है, फिर यहाँ पे 2021 में जो है आपका कोविड के टाइम में ये इसमें गिरावट आई है, और फिर से लगातार ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट की बात करें तो पहले 2014 का जो फाइनेंशियल ईयर था यहाँ पे काफ़ी अधिक था, 9.4 सबसे मैक्सिमम था। जो भी ये आपका 2014 से 2024 तक देखें तो सबसे अधिक था आपका 2014 में। ठीक है, इसके बाद देखिए ये घटता है और घट के 2019 में आपका 3.4 आता है, इसके बाद फिर से ये बढ़ने लगता है और 2021 में ये 6.2 होता है, फिर ये घटता है और फिर आपका 2023 में फिर से 6.7 और 2024 में ये कितना है, 5.5। तो आप हेडलाइन मुद्रास्फीति में आप देखें इसमें उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। ठीक है, अब कुछ शब्दावलियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे विनियोग विधेयक, जिसे इंग्लिश में एप्रोप्रिएट बिल कहते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं, यह सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की शक्ति देता है, विनियोग विधेयक। ठीक है, और यह राष्ट्रपति की मंजूरी से ही प्रस्तुत किया जाता है। चुंगी यह किसी स्थानीय नगर पालिका प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाली कुछ श्रेणियों की वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर होता है। ठीक है, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, ये सरकार के स्वामित्व वाले निवेश साधन होते हैं जो देश के वित्तीय भंडार का प्रबंधन करते हैं। वे दीर्घकालिक धन उत्पन्न करने और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और अन्य उपकरणों जैसी विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। सीमा शुल्क की बात करें, कस्टम ड्यूटी, यह क्या होता है, तो यह वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाला कर है। टैक्स आर्बिट्राज क्या है, जब कर देताओं को जो कर देते हैं, टैक्स देते हैं, कर देताओं को कम करने या वित्तीय लाभ को अधिकतम करने के लिए अलग अलग कर विनियमों या दरों में अंतर का रणनीतिक रूप से फायदा उठाया जाता है, तो इसे टैक्स आर्बिट्राज कहते हैं। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स, जब कोई व्यक्ति सीधे सरकार को कर का भुगतान करता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। इसमें आयकर, पोल टैक्स, भूमि कर, व्यक्तिगत संपत्ति कर आदि शामिल है। आपका आयकर अर्थात इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स में आता है। अप्रत्यक्ष कर, वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए करों को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। ऐसे कर अंतिम उपभोक्ता से विनिर्माता या खुदरा विक्रेता जैसे मध्यस्थ एकत्र करते हैं। उदाहरण के लिए जीएसटी है, वस्तु एवं सेवा कर, उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है, ये सभी क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। राजस्व प्राप्ति क्या होती है, या इंग्लिश में कहें रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, यह सरकार को बिना ऋण लिए या मूल्यवान परिसंपत्तियों को बेचे बिना प्राप्त धन होता है। मतलब कि सरकार को किसी से ऋण नहीं लेना पड़ा और ना ही अपनी किसी परिसंपत्ति को बेचना पड़ा, उसके बिना ही जो धन प्राप्त होता है उसे ही राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। इसमें कर है, टैक्स, सार्वजनिक उद्यमों से जो लाभांश मिलता है, जो पीएसयूज होते हैं उनसे जो लाभांश मिलता है, सेवाओं के लिए जो शुल्क इत्यादि लिया जाता है, वो सब शामिल होते हैं। निगम कर क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, यह किसी कंपनी के मुनाफे पर सरकार द्वारा लगाए जाने वाला प्रत्यक्ष कर होता है। यह कंपनी की निवल आय पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में वसूला जाता है। इससे सार्वजनिक सेवाओं और संरचना के लिए सरकार को राजस्व जुटाने में मदद मिलती है।
टैक्स बाउंसी किसे कहते हैं? कर उछाल। कर उछाल जीडीपी में वृद्धि के सापेक्ष कर संग्रह में वृद्धि के माप को इंगित करता है। फिर से देख लीजिए, टैक्स बाउंसी क्या होता है? जीडीपी में वृद्धि के सापेक्ष कर संग्रह में वृद्धि के माप को इंगित करता है। कर राजस्व को तब उछालपूर्ण माना जाता है जब कर की दरें अपरिवर्तित रहने पर भी, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अपरिवर्तित रहने पर भी जीडीपी में समृद्धि की तुलना में कर संग्रह में आनुपातिक रूप से अधिक वृद्धि होती है। व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण। व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण, वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में बात करें तो इसके तहत आर्थिक रूप से न्याय संगत लेकिन वित्तीय रूप से अव्यवहार्य परियोजनाओं को अनुदान प्रदान किया जाता है। मतलब जो आर्थिक रूप से तो न्याय संगत है परंतु वित्तीय रूप से क्या है? अव्यवहार्य है, मतलब उस पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है, तो ऐसी परियोजनाओं को अनुदान प्रदान किया जाता है। प्रिजिम्पटिव कराधान। प्रिजिम्पटिव कराधान क्या होता है? टैक्सेशन। इसके तहत पात्र व्यवसाय अपने टर्नओवर के एक निर्धारित प्रतिशत को आय के रूप में घोषित कर सकते हैं। यह विस्तृत लेखांकन रिकॉर्ड की आवश्यकता को कम करते हुए कर नियमों के पालन को सुनिश्चित करता है। मुद्रास्फीति क्या होती है? इन्फ्लेशन। यह वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि को दर्शाती है। यह वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि को दर्शाती है, मतलब यदि चीजें लगातार महंगी हो रही हैं तो क्या है? इन्फ्लेशन है। साधारणतः मुद्रास्फीति एक माप है जो यह बताती है कि एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं का एक सेट कितना महंगा हो गया। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? यह विकास हेतु सरकार द्वारा किया गया निवेश है। इसके उदाहरणों में शामिल है मशीनरी, भवन, शिक्षा आदि में निवेश है। सड़कें बनाना, ये क्या है? पूंजीगत व्यय है। पर संपत्तियों का अधिग्रहण, भविष्य में राजस्व उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में निवेश करना इत्यादि। बजट अनुमान क्या होता है? बजट एस्टीमेट क्या होता है? देखिए, यह केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्तीय अनुमान होता है। इसके तहत वार्षिक बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए पूंजी के आवंटन की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। ये अनुमान सरकार के व्यय की मंशा का संकेत देते हैं, लेकिन ये सटीक आंकड़े या बाध्यकारी प्रतिबद्धता के सूचक नहीं होते हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के बारे में बात करें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, ये क्या होता है? डीबीटी का उद्देश्य समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लाभ और सब्सिडी को समय पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित कर देना होता है। यह बिचौलियों को समाप्त करता है, किसी भी धोखाधड़ी को रोकता है और दक्षता, प्रभावशीलता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यदि आपको किसी योजना का लाभ मिलना है या पैसा मिलना है तो सीधे आपके बैंक खाते में आ जाएगा। श्रम बल भागीदारी दर। श्रम बल भागीदारी दर इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। देखिए, यह किसी देश की आबादी में कामकाजी उम्र की आबादी के प्रतिशत को, यह किसी देश की आबादी में कामकाजी उम्र की आबादी के प्रतिशत को दर्शाती है। इसकी गणना श्रम बाजार में सक्रिय रूप से काम कर रहे और काम की तलाश कर रहे लोगों के आधार पर की जाती है। ठीक है, श्रम बल भागीदारी दर को तो ध्यान रखिएगा, यह क्या है? यह किसी देश की आबादी में कामकाजी उम्र की आबादी के प्रतिशत को दर्शाती है। ठीक है, कितने प्रतिशत लोग कामकाजी हैं। तो इसके तहत कौन कौन आएंगे? इसके तहत बाजार में सक्रिय रूप से काम कर रहे और काम की तलाश कर रहे लोगों के आधार पर की जाती है। अब कुछ हम लोग यहाँ पर बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों या अनुच्छेदों को देख लें जिनका प्रावधान संविधान में किया गया है। इससे आपके प्रश्न बनते हैं। जैसे अनुच्छेद 109 में क्या है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग साधारण भाषा में बजट कहते हैं, उसकी बात की गई है। वहीं 113 में क्या है? प्राक्कलनों के संबंध में संसद में प्रक्रिया। 114 में विनियोग विधेयक है। 115 में अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान की बात की गई है। और अनुच्छेद 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान है। 117 में क्या है? वित्त विधेयकों के बारे में विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 150 में क्या है? संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है। 151 में ऑडिट रिपोर्ट है। 265 में क्या है? 265 में विधि के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा, इसकी बात की गई है। 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे हैं। 267 में, ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा, 266 और 267। 267 में क्या है? आकस्मिकता निधि। देखिए, 266 में आपका संचित निधि है और 267 में आपका आकस्मिकता निधि है। 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 280 में वित्त आयोग है, ध्यान रखिएगा, 280 में वित्त आयोग है। और वहीं 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेने के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार से
इस पूरे वीडियो में इतने जो बजट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, उसको यहाँ पर हम लोगों ने किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।